एक हेल्दी चाइल्ड के जो स्पीच के माइलस्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये जो स्पीच डिले और ऑटिज्म है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या ये सेम चीज़ है, क्या ये डिफरेंट है? ये भी थोड़ा बताइए हम सबको। स्पीच डिले जैसे मैंने बताया कि बच्चे को बोलने में कमी रहती है। करेक्ट। और ऑटिज्म जो है तो क्या इसका कोई रिलेशन है कि अगर पेरेंट्स ने अपने टाइम पे उनका डिलेड स्पीच हुआ था, या फिर दोनों पेरेंट्स का भी अगर ऐसा सिचुएशन हुआ? देखिए, ऐसा तो हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स ने देरी से बात की तो ये बच्चा भी देरी से बात करे, बट प्रैक्टिकली जब हम इस चीज़ों को अप्रोच करते हैं तो कि स्पीच डिले के रीजंस क्या हो सकते हैं? स्टिमुलेशन की तो आपने बात की कि उसने देखा नहीं तो सीखा नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई और रीजंस है क्या? क्या क्या और रीजंस हो सकते हैं? बच्चे को जैसे मैंने बताया कि स्टिमुलेशन नहीं मिली, पेरेंट्स आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती है। सबसे कॉमन पहला बोलने की तरफ बच्चा स्टेप लेता है वो है 2 से 3 महीने का बच्चा क्यूइंग करता है। अक्सर सुनते हैं जिसको स्क्रीन टाइम के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, वर्चुअल ऑटिज्म। तो थोड़ा बताइए सबको। हेलो एंड वेलकम टू बेबी हेल्थ पॉडकास्ट बाय डॉक्टर संदीप। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हमारे सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संदीप मदर्स, पेरेंट्स के हर सवाल का जवाब देते हैं जिनसे वो परेशान रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पीच डिले के बारे में। आपने देखा होगा, सुना होगा, आजकल मॉडर्न पेरेंटिंग का ही प्रॉब्लम माना जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि उनका बच्चा एक स्टेज तक, लगभग 2 साल तक बात नहीं कर रहा है, उनके वर्ड्स फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। और इसके बीच में रिलेशन, ना बात करने और ऑटिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, यही जानेंगे हम डॉक्टर संदीप से। वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर संदीप। तो ये जो स्पीच डिले की प्रॉब्लम, अक्सर पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है तो कब बोलना सीखेगा। और कई बार उनकी एक्सपेक्टेशंस भी गलत होते हैं। वो सोचते हैं कि 1 साल का बच्चा ये पूरा बातें करेगा, और वो सोचते रहते हैं। और कई बच्चे जब नहीं बोलते तो पेरेंट्स को ये डर लगा रहता है कि मेरे बच्चे को कहीं ऑटिज्म तो नहीं है, रात भर सो नहीं पाते हैं। और ऐसा है कि उनको लगता है कि मेरा पिछला बच्चा तो 1 साल पे पूरी कहानियाँ सुना रहा था और ये बच्चा तो अभी एक वर्ड भी नहीं बोल पा रहा है। तो इस तरह से कई बार बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं जो बच्चों के बोलने के बारे में हैं। और क्या ऑटिज्म और नहीं बोलना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए भी अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। और दोनों की ट्रीटमेंट में कैसा हम डिफरेंस होता है, क्या अप्रोच है एक बच्चे को अगर बोलने में देरी हो रही है वर्सेज एक बच्चे को अगर ऑटिज्म डायग्नोज हो गया, पता चल गया कि ऑटिज्म है, तो किस तरह की थेरेपी होगी, इसके बारे में हम आज बात कर लेंगे। बिल्कुल डॉक्टर। तो अब बात करने के बारे में ही बात करते हैं। एक हेल्दी चाइल्ड के जो स्पीच के माइलस्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैसा रहता है एक जर्नी बच्चे के बोलने का? जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो उसको सुनना आता है। बच्चा एक्चुअली गर्भ में भी माँ की आवाज़ सुनता है, और एक्चुअली धीरे धीरे उनको वो आवाज़ पहचान में आ जाती है कि ये मेरी माँ की वॉइस है। मतलब माँ मतलब प्राइमरी केयर गिवर। तो जो माँ गर्भ में रहता है तो बच्चा सुनते रहता है, वो माँ की धड़कन भी, आवाज़ भी, और बाहर आने के बाद भी बच्चा माँ की आवाज़ सुनता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की हियरिंग ठीक होनी चाहिए, और उसकी हियरिंग की टेस्ट हम न्यूबॉर्न पीरियड में कर लेते हैं। जैसे ज़्यादातर हम ट्राई करते हैं कि जन्म के 2-3 दिन के अंदर हो जाए, या 1 वीक के अंदर, कम से कम 1 महीने तक बच्चे की हियरिंग टेस्ट हो जानी चाहिए, ताकि पता चले कि बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं। अगर बच्चा सुन पाता है तभी बच्चा बोलना सीखेगा। जो पहला बोलने की तरफ बच्चा स्टेप लेता है वो है 2 महीने पे बच्चे को क्यूइंग। 2 से 3 महीने का बच्चा क्यूइंग करता है। 3 महीने का बच्चा क्यूइंग करता है। क्यूइंग मतलब ऊ आ ऐसे करके बच्चा आवाज़ निकालता है, तो इसको बोलते हैं क्यूइंग। तो हल्की सी आवाज़ बच्चा निकालता है। और जैसे जैसे बच्चा 6 महीने का होता है तो एक आवाज़ निकालता है, जैसे माँ, बा, डा, ला, गा। तो ये इस तरह की आवाज़ें निकालना शुरू करता है। 9 महीने का बच्चा मामा, डाडा, बाबा, या फिर आप कोई अगर वॉइस निकालते हो उसको कॉपी करता है, ठीक है। तो ये मामा, डाडा, बाबा जो बोलता है, मामा मतलब मम्मी को ही नहीं बोल रहा है, बिना समझे वो वर्ड बोलता है। 9 मंथ में मामा, बाबा, डाडा वो बोलता है। और 1 साल आते आते बच्चे को फिर वर्ड्स का मीनिंग समझ में आता है। जैसे अम्मी, अम्मा, माँ, ये वर्ड उस माँ के लिए वो बोल रहा है, वो उसको समझ में आता है कि ये वर्ड का मतलब ये इंसान है। वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि पापा, दादा, डैडी ये इस पिताजी का नाम है। तो 1 साल का बच्चा 2-3 वर्ड्स को उसकी मीनिंग समझने लगता है। 18 महीने का बच्चा जब होगा तो वो कम से कम 10 से 12-20 वर्ड तक भी बोल सकता, 10 वर्ड्स बोल लेता है विथ मीनिंग। उसमें लोगों को, जैसे माँ, बाबा, दादा, दीदी ऐसे बोल लेगा। फैन, लाइट, कुत्ता, बिल्ली को कुत्ता बिल्ली लेके भोबो में बोल सकता है। तो इस तरह से 18 महीने का बच्चा 10 वर्ड्स बोलता है।
2 साल का बच्चा कोई 50 वर्ड्स का मीनिंग समझ लेता है, बट एक ही वर्ड एट अ टाइम बोलेगा। और 2 साल के होने के बाद जब आपने सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, उस टाइम पे बच्चा मम्मी आओ, पापा आओ, पानी दो, खाना दो, चाहे कोई चीज़ चाहिए तो वो दो करके बोलेगा, या चीज़ नहीं है ना तो जाना नहीं, ऐसे करके 2 वर्ड को ज्वाइन करके 2 वर्ड सेंटेंस बोलता है। 3 साल का बच्चा 3 वर्ड सेंटेंस बोलेगा, मम्मी नहीं जाओ, पापा यहाँ आओ, चाहे मुझे पानी दो, 3 वर्ड का सेंटेंस। 4 इयर्स का बच्चा फिर एक कहानी जैसा बोलने लगेगा, उसको अच्छी बोलने की आदत पड़ जाती है। तो इस तरह से स्पीच धीरे धीरे स्टेज वाइज आगे बढ़ती है। ओके ओके, अंडरस्टूड डॉक्टर। तो ये जो स्पीच डिले और ऑटिज्म है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या ये सेम चीज़ है, क्या ये डिफरेंट है? ये भी थोड़ा बताइए हम सबको। देखो, स्पीच डिले जैसे मैंने बताया कि बच्चे को बोलने में कमी रहती है। करेक्ट। और ऑटिज्म जो है वो एक टोटली सेपरेट प्रॉब्लम है, जिसमें स्पीच डिले एक पार्ट है। बट ऑटिज्म में स्पीच डिले के अलावा भी दूसरी चीज़ें होती है। एक चीज़ ये होता है कि बच्चा सोशल नहीं होता है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। आप अगर उसकी तरफ देख के बात करोगे तो वो आपकी तरफ नहीं देखेगा। कोई उसके साथ खेलना चाहेगा तो बच्चा उसके साथ नहीं खेलेगा। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, मतलब उसके सामने 10 खिलौने दे दोगे तो नॉर्मल बच्चा 10 खिलौनों के थोड़ा देर बाद सब खिलौनों के साथ खेलना चाहेगा, चाहे अधिकतर खिलौने के साथ खेलेगा। बट जो ऑटिज्म वाला बच्चा होगा वो एक ही खिलौना लेके सारा दिन उसी पे खेलते रह जाएगा। अगर उसको ऑटिज्म बच्चे को एक जगह पर बैठा हुआ छोड़ देंगे तो वो घंटों वहीं पे बैठा ही रह जाएगा। नॉर्मल बच्चा क्या होगा, 1 साल के बाद उसको आप रोक नहीं सकते, वो पूरे घर में घूमते रहेगा। हर 2-3 मिनट में उसका लोकेशन बदल जाता है, वो चलने लगता है तो कहीं भी जाके घूमते रहेगा। बट ये ऑटिज्म वाले बच्चे सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, आई कॉन्टैक्ट नहीं मेक करते, उनके जेस्चर्स भी उतने ज़्यादा नहीं होते। जैसे नॉर्मल बच्चा होगा तो आपको बुलाएगा या फिर आपका ध्यान अपनी तरफ लेना चाहता है, बट ये ऑटिज्म वाला बच्चा जेस्चर्स भी नहीं करता, हाथ से इशारा भी नहीं करता। अपनी दुनिया में खोए होना, ये एक वर्ड होता है जो ऑटिज्म बच्चे के लिए हम बोलते हैं कि वो अपनी दुनिया में खोया रहता है, किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता, दूसरे रिलेटिव्स के साथ नहीं जाना चाहता, और एक ही या 2 वर्ड रिपीट करते रहता है। इसको बोलते हैं इकोलेलिया, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करेगा, ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं बोलते हैं। तो इसमें स्पीच डिले के साथ दूसरी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन की कमी, आई कॉन्टैक्ट की कमी, जेस्चर्स की कमी, ये सब कुछ अगर होता है तो फिर हम ऑटिज्म सस्पेक्ट करते हैं। और ऑटिज्म की जो डायग्नोसिस है ये हमें डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से करवानी पड़ती है। उसकी कुछ एक ये होता है, उसकी एक चार्टिंग होती है, उसका एक पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स चेक करके कुछ हम उसकी स्कोरिंग करके ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑटिज्म। बट जो मैंने बताया ये सारी डोमेन्स में अगर प्रॉब्लम है तो उसको ऑटिज्म बोलते हैं। और अगर बच्चा सब कुछ कर रहा है, मान लीजिए बच्चा आपको अपनी ज़रूरत बता रहा है, आप जब बात करते हो आपकी तरफ देखता है, हंसता है, मुस्कुराता है, और अपनी चीज़ों को आप उसके साथ खेलते हो तो खेलता है या दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता है, और आप जो कर रहे हैं सब चीज़ में आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ वर्ड्स नहीं बोल रहा है, तो उसको हम स्पीच डिले बोलते हैं। और स्पीच डिले कई बार क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा स्टिमुलेशन नहीं मिला हो, मान लीजिए कि पेरेंट्स बच्चे के साथ ज़्यादा समय नहीं दे पाते, बिजी हैं अपने शेड्यूल में और बच्चे को छोड़ दिया है, तो उस समय पर बच्चे को स्टिमुलेशन नहीं मिलता, तो बच्चा देख के जो सीखना है, बातें करना एक बहुत लर्निंग प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो हम अपनी लिप्स को मूव करते हैं, टंग को मूव करते हैं, वॉइस निकालते हैं और हाथ पैर चलाते हैं, तो हैंड जेस्चर्स करते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है और धीरे धीरे उसी चीज़ को वो नकल करते करते बोलना सीख जाता है। अगर हमने उस चीज़ को इनकरेज नहीं किया, हमने बच्चे के साथ बात नहीं किया, उसको कहानी नहीं सुनाई, उसको हेल्प नहीं किया, तो कहीं कहीं बच्चे स्पीच डिले में रह जाते हैं। ओके, तो डॉक्टर जो स्पीच डिले की आप बात कर रहे हैं, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और अगर तब तक भी उसने बात करना शुरू नहीं किया, जैसे आपने अभी माइलस्टोन्स बताए, तो उस वक्त क्या पेरेंट्स को इमीडिएटली टेंशन लेना चाहिए या फिर डरना चाहिए कि अगर 2 साल तक बात नहीं किया? 2 साल तक अगर बच्चा बात नहीं कर रहा है, मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोल रहा, तो उस समय पे ज़रूर आपको मदद की ज़रूरत है। आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं, पीडियाट्रिशियन आपको बताएंगे कि बच्चा की क्या प्रॉब्लम है, कितना दूर तक है, वो असेस भी करेंगे। और बेहतर तब होता है अगर 2 साल तक बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोलता है, तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर होते हैं या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जिनको बोलते हैं, उनसे आप डायरेक्ट मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 साल तक बच्चे को कुछ वर्ड्स का मीनिंग तो ज़रूर पता होना चाहिए और बच्चे को कुछ वर्ड्स तो बोलना पर्पसफुली आना चाहिए। जैसे मम्मी पापा एटलीस्ट बोल ले, किसी चीज़ का, दूसरे रिलेटिव्स का नाम उसको पता हो, खाने पीने की चीज़ें हो, फैन लाइट हो, घर पे जो डेली ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, आसपास जो एनिमल्स दिखते हैं, कुत्ता बिल्ली ना बोल के भोवो म्याऊ बोलेंगे तो भी चलेगा, बट वो उसको पहचानना और उसको बोलना, ये 2 साल तक ज़रूर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो उस टाइम पे आपको इंटरवीन करना है। इसमें होता ये है कि कई बार दादा दादी या रिलेटिव्स बोलते हैं कि आपके पिताजी, बच्चे के पिताजी या माता भी देरी से बोल रहे थे, तो
उसकी वजह से ये बच्चा भी शायद देरी से बोलेगा। बट ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई बार हम छोड़ देते हैं और बाद में फिर हमें पता चलता है तो काफ़ी देरी हो जाती है। जितना हम अर्ली इंटरवीन करते हैं, जितना जल्दी हम बच्चों को इंकरेज करते हैं या सही तरीके से गाइड करते हैं बोलने के लिए, उतना जल्दी हमको इंप्रूवमेंट दिखता है। और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। अगर हम बच्चे को स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपी शुरू करेंगे तो 3 से 6 महीने कभी कभी लग जाते हैं उसको नॉर्मल होने में, टाइम लगता है। तो इसलिए जितना अर्ली इंटरवीन करें, एटलीस्ट आप हेल्प मांग सकते हो, डॉक्टर से मिल सकते हो, अपना कंसर्न बता सकते हो, तो आपको भी रिलैक्स फील होगा और आपको भी एक पता चलेगा कि इसका क्या समाधान है। जी, तो आपने बात की ये जो पेरेंट्स की जो जर्नी थी जब चाइल्डहुड में उन्होंने डिलेड बात की, तो फिर कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि वो नॉर्मल है। तो क्या इसका कोई रिलेशन है कि अगर पेरेंट्स ने अपने टाइम पे उनका डिलेड स्पीच हुआ था तो क्या वो कोई चांसेस होता है कि बच्चे के अंदर भी वो सेम चीज़ हो, या एक पेरेंट या 2 पेरेंट अगर, या फिर दोनों पेरेंट्स का भी अगर ऐसा सिचुएशन हो, तो क्या वो रिपीट हो सकता है? देखिए, ऐसा तो हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स ने देरी से बात की तो ये बच्चा भी देरी से बात करे। बट प्रैक्टिकली जब हम इस चीज़ को अप्रोच करते हैं तो जैसे मैंने कुछ कट ऑफ बताए कि उस कट ऑफ तक अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आपको ये मतलब जिसको बोलते हैं फॉल्स होप, मतलब गलत उम्मीद में नहीं बैठे रहना है कि नहीं मेरा बच्चा तो मैं देर से बोला था तो देर से ये भी सीख जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ी मदद लेने से ज़्यादा फायदा होता है। जैसे मैंने कट ऑफ बताया था कि अगर 6 महीना पे बच्चा आवाज़ नहीं निकालता है कुछ भी, और 1 साल का बच्चा कुछ एक वर्ड मीनिंगफुली नहीं बोलता है, हाँ, और मान लीजिए कि 2 साल का बच्चा 2 वर्ड की सेंटेंसेस नहीं बोल रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है और हेल्प लेने की ज़रूरत है। उसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ऐसा कुछ है कि आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट ही करे। स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप जाओगे तो वही आपको टेक्निक सिखा देंगे कि किस तरह से आपको अपने बच्चे को मदद करनी है भाषा को सीखने के लिए, बोलने को सीखने के लिए। तो उससे जल्दी सोल्यूशन हो जाता है कि इसकी जगह पे कि आप बैठे रहो, इंतजार करते रहो कि नेचुरली मेरा बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि उसमें फिर और देरी हो जाएगी। हो सकता है देर हो जाए तो बच्चे को सिखाने में और ज़्यादा मेहनत और प्रॉब्लम हो। तो डॉक्टर, हमने बात की कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि स्पीच डिले है या नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये जानना है कि स्पीच डिले के रीजंस क्या हो सकते हैं। स्टिमुलेशन की तो आपने बात की कि उसने देखा नहीं तो सीखा नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई और रीजंस है क्या? क्या क्या और रीजंस हो सकते हैं? जो सबसे कॉमन है वो है कि बच्चे को, जैसे मैंने बताया कि स्टिमुलेशन नहीं मिली। पेरेंट्स, आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती है। पहले जैसे जॉइंट फैमिली में सब लोग एक साथ रहते थे तो दादा दादी, चाचा चाची, कजिन्स, सारे भाई बहन मिलके बच्चे को उसके साथ बोलना चालना, तो उससे बच्चे को बहुत सारी वॉइसेज और स्टिमुलेशन उनकी न्यूरोनल डेवलपमेंट में मदद करती थी, तो बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाता था। तो सबसे कॉमन अगर देखा जाए तो यही है कि बच्चे को सही तरह की स्पीच की जो रिसोर्स है, मतलब बार बार लोगों के साथ बोलना, वो नहीं मिल रहा है, तो बच्चा फिर ये रह जाता है, उसको बोलने की सीखने में प्रॉब्लम होती है। एक और जो कारण हो सकता है, थोड़ा कम है बट ये होता है कि कई बार बच्चे की हियरिंग प्रॉब्लम अगर रह गई तो फिर बच्चा बोलना नहीं सीखता है। बट जैसे मैंने बताया, अगर हियरिंग स्क्रीनिंग शुरू में कर लेते तो वो प्रॉब्लम रूल आउट हो जाती है। इसके अलावा कई जीनेटिक कॉजेज भी होते हैं, कुछ सिंड्रोमिक बेबीज होते हैं। ऑटिज्म भी इसी स्पीच डिले में से एक का कारण है, बट ऑटिज्म में जैसे मैंने बताया कि और भी दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे को, सिर्फ स्पीच डिले नहीं रहता है। सोशल इंटरेक्शन की कमी, आई कॉन्टैक्ट की कमी, जेस्चर्स की कमी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और एक कारण ये भी होता है कि हाँ, जैसे पेरेंट्स अगर धीरे से बोलना शुरू किया था तो कई बच्चों में ये भी देखा जाता है। बट जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिकली आपको ये करना है कि जो कट ऑफ पॉइंट्स मैंने बताया उस टाइम तक अगर बच्चा वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली आपको हेल्प लेने की जरूरत है। हाँ, तो ऑटिज्म होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उसमें कोई पेरेंट्स की गलती है कि पेरेंट्स कुछ कर सकते थे उस चीज़ को रोकने के लिए? देखिए, ऑटिज्म का जो कारण है 100% अभी भी साइंस के पास पूरा नहीं पता, बट जहाँ तक समझ में आता है कि 3-4 चीज़ें हैं। एक तो जेनेटिक्स है, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, इनकी वजह से ऑटिज्म होता है। और इसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा गलती नहीं रहती। जो एक्चुअल ऑटिज्म बीमारी है उसमें पेरेंट्स की गलती नहीं होती, वो जेनेटिक्स की वजह से ही ज़्यादातर ऐसा होता है कि जन्म से ही बच्चे को वो ऑटिज्म की प्रॉब्लम रहती है। और उसमें पेरेंट्स जो कर सकते हैं कि खुद को ब्लेम ना करें, जो दिक्कत आ रही है उसका जो सही थेरेपी है, जो स्पीच थेरेपी है या फिर जो उसकी ऑटिज्म की रिलेटेड जो थेरेपीज़ हैं वो लेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने बच्चे के अंदर चेंजेस आएंगे। एक और प्रॉब्लम होती है कि कई बार लोग डिनायल मोड में चले जाते हैं, मतलब जब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी दिखती है तो लोग सोचते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। आप डिनायल में जाएंगे तो थोड़ा क्या होता है, समय निकल जाता है हमारे हाथ से। और एक चीज़ होती है ना कि बच्चे यंग एज में आप जो उनको सिखाते हो वो सीखना उनके लिए आसान होता है। नहीं तो ऑटिज्म का जो पैटर्न है, जो बिहेवियर पैटर्न है कि सोशली इंटरेक्ट नहीं करना, आई कांटेक्ट नहीं करना, कोई बोलता है तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, जेस्चर नहीं देना, ये चीज़ धीरे धीरे फिक्स हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा और वो चीज़ फिक्स हो जाएगी तो फिक्स्ड बिहेवियर को फिर चेंज करने में हमें देरी हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी आपको पता चलता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से, कम जो पीडियाट्रिशियन के पास आप रेगुलर जाते हो उनसे मिलकर आप अपना डाउट क्लियर कर लो। अगर वो भी आपको बोलते हैं कि नहीं हमें लग रहा है कि कुछ चांसेस है, तो आप जरूर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले
तो वो आपका पूरा डाउट, एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, एक चेकलिस्ट होती है, उस चेक करके फिर वो एक कंफर्म बता पाएंगे कि हाँ ये दिक्कत है या नहीं है, और है तो आप माइल्ड भी होता है, मॉडरेट भी, सीवियर भी होता है, मतलब किस लेवल पे है और कितना हम इंटरवेंशन शुरू करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया बार बार कि जितना जल्दी हम इंटरवेंशन शुरू करते हैं हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। ओके डॉक्टर, तो ये स्पीच डिले या ऑटिज्म का अगर डाउट हो तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए पेरेंट्स के लिए? पहला तो जैसे आप मान लो रेगुलरली हम क्या करते हैं एज अ पीडियाट्रिशियन की, जब हमारे पास बच्चे रेगुलरली आते हैं वैक्सीन के लिए, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अक्सर वैक्सीन लगी रहते हैं, जन्म पे वैक्सीन लग 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, हर कुछ महीनों के बाद वैक्सीन लगती ही रहती है। तो उस टाइम पे ही हम पेरेंट्स से जब वैक्सीन लगाते हैं तो पूछते रहते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बोल रहा है कि नहीं, एक वर्ड बोल रहा है कि नहीं, आपको पहचान रहा है कि नहीं, और 1 साल पे हम पूछते हैं कि कुछ मीनिंगफुल वर्ड बता रहा है कि नहीं, आपको माँ बोल रहा है कि नहीं, माँ को अम्मा, अम्मी, मम्मा, जो भी वर्ड आपको बोल रहा है कि नहीं। तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक डॉक्टर के साथ आप बता सकते हो, आप खुद भी शेयर कर सकते हो, अक्सर डॉक्टर पूछते हैं, और वहाँ पर हमारे जो वैक्सीन चार्ट होता है उसमें भी मेंशन किया होता है कि इस महीने पे बच्चे को ऐसा होगा, और हम ये चार्ट शेयर भी कर देंगे स्क्रीन पे भी, और उसका लिंक भी हम डाल देंगे इस वीडियो में, ताकि आप खुद भी बैठ के चेक कर पाओ। तो ये जो एक नेचुरल स्क्रीनिंग हम करते रहते हैं हर बच्चे की, जब भी उसको वैक्सीन लगता है तो हम डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से स्क्रीनिंग करते हैं, और पेरेंट्स को, जैसे मैंने ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया हो कि किस स्टेज में बच्चे को क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे बताया कि पेरेंट्स को नहीं आइडिया होता है, कैसे पता चलेगा कि किस स्टेज में क्या कर सकते हैं। तो उनकी वैक्सीन चार्ट में ऐसा, जो वैक्सीन की बुकलेट आती है, एक्चुअली वो सिर्फ वैक्सीन चार्ट नहीं होता, उसमें और भी एडिशनल बच्चों की हेल्थ की इन्फॉर्मेशन होती है, बट बच्चे की केयर में पेरेंट्स इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। बट वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जब आप वैक्सीन लगाने जाते हो, वहाँ पर आप बता सकते हो, खुद से वॉलंटियर करके बता सकते हो कि सर मेरा 9 महीने का बच्चा है, अभी मैं कोई वॉइस बोलती हूँ तो बच्चा उसको रिपीट करता है, या मामा डाडा बाबा बोलता है, भले उसको चीज़ का मतलब नहीं पता बट बोलता है। 1 साल का बच्चा क्या बोल रहा है, 1.5 साल का बच्चा क्या बोल रहा है। हर वैक्सीनेशन के टाइम पे न केवल स्पीच की माइलस्टोन्स, उसके चलना बोलना बैठना जो भी है उसके बारे में हल्की स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक क्लू मिल जाता है कि हाँ बच्चे की डेवलपमेंट सही रास्ते पे चल रही है या नहीं हो रही है। तो अगर इसमें यहाँ पर कोई अगर दिखती है कि हाँ कोई वार्निंग साइन या रेड फ्लैग साइन है जो बच्चे को स्टेज पर मिनिमम ये डेवलपमेंट आ जानी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चा 9 महीने पे उसको मामा बाबा बोलना आना चाहिए, अगर नहीं आती है तो फिर डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपको शुरू में हम कई बार ट्राई करते हैं कि पेरेंट्स बच्चे के साथ ज़्यादा बात करें, उनको पिक्चर बुक दिखा के बोले उसके साथ, या फिर कहानी सुनाए, और उसके बाद भी नहीं होता है तो हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास रेफर करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ओके डॉक्टर, तो स्पीच डिले और ऑटिज्म का ट्रीटमेंट अलग होता है, क्या फ़र्क है दोनों में? तो देखिए स्पीच डिले का ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं कि बच्चे को स्पीच डिले है और कितने लेवल पे है, तो बहुत आसानी से कई बार स्पीच डिले का ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर सिर्फ स्पीच डिले है तो जी। तो अगर सिर्फ बच्चा बोलता नहीं है बट बाकी सब चीज़ें कर रहा है, खेल रहा है, अपने जेस्चर जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपको खींच के कहीं पे ले जा रहा है, उसको कुछ चाहिए तो मांग रहा है, फिंगर पॉइंट करके किसी चीज़ के बारे में बता रहा है बट मुंह से नहीं बोल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट तो काफ़ी आसान होता है। अगर माइल्ड है तो स्पीच डिले कई बार क्या होता है कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओगे, वो आपको सिखा देंगे, स्पीच थेरेपिस्ट पेरेंट्स को ट्रेन कर देते हैं कि बच्चे को घर में कैसे सिखाना है बोलना, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप कहानियाँ सुनाओ, बच्चे को बोलो कि जैसे फॉर एग्जांपल बिल्ली बोले म्याऊ म्याऊ, तो ऐसे 2-3 वर्ड्स एक साथ उसके साथ बोलो, उसको कहानी सुनाओ, उसके साथ पिक्चर बुक आती है, अच्छी अच्छी पिक्चर बुक आती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स का नाम होता है और बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं, जैसे उस पिक्चर बुक में 80% फोटो होनी चाहिए और थोड़ा सा टेक्स्ट होना चाहिए, तो वो फोटो आप दिखाओगे कि हाँ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये भैंस है, या फिर लाइट फैन ऑब्जेक्ट्स का बताओगे, दादा दादी नाना नानी का भी फोटो दिखाकर उस तरह से हम बच्चे को बोलने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। स्पीच डिले का ट्रीटमेंट थोड़ा आसान होता है हमारे लिए, अगर बच्चा सिर्फ नहीं बोल रहा तो थोड़ा मेहनत करने पे कुछ समय के बाद बच्चा फिर उस चीज़ों को पकड़ लेता है। वेयर ऑटिज्म थोड़ा प्रॉब्लम, उसमें ज़्यादा मेहनत जरूरत पड़ती है और कई बार काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो बच्चा काफ़ी तरह से चैलेंज्ड है, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करता है, आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, जेस्चर्स नहीं होते, तो वहाँ पर स्पीच डिले के साथ कई बार बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अलग अलग टाइप की थेरेपी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और वहाँ पर ज़रूर आपको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट से मिलना पड़ता है और कुछ लंबा समय तक थेरेपी चलानी पड़ती है, तब जाके ऑटिज्म बच्चे के अंदर सुधार दिखता है। ओके डॉक्टर, तो एक अक्सर सुनते हैं जिसको स्क्रीन टाइम के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, वर्चुअल ऑटिज्म, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये शायद पहले थी भी नहीं, ये टर्म एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, बट आज के टाइम में आज की प्रॉब्लम्स की वजह से ये आ चुकी है, तो थोड़ा बताइए सबको। देखिए व्हाट इज वर्चुअल ऑटिज्म, एक्चुअली ऑटिज्म नहीं है बट ऑटिज्म जैसे प्रॉब्लम्स कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से, बच्चों को अकेले छोड़ देने से, उनके पेरेंट्स काम में बिजी है, किसी भी मजबूरी में, जैसे माँ होती है अकेले घर पे मान लीजिए, तो उसको खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो सारा दिन बच्चे के साथ बैठ नहीं सकते, तो कई बार वो भूल जाते हैं कि हमें बच्चे को बोलना सिखाना है, उसको कहानियाँ
सुनानी है, बहुत सारे काम की वजह से छूट जाता है बच्चा पीछे। और वहाँ पर ये वर्चुअल ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम आती है जब बच्चा स्क्रीन की तरफ ही देखता रहता है, स्क्रीन में ही उसका दिमाग लग जाता है और किसी चीज़ से ध्यान नहीं जाता है, वो खेलता भी नहीं है चीज़ों से, कोई बाहर के लोग आए तो उस पर ध्यान नहीं देता है, बोलता भी नहीं है, सिर्फ वो खाली उसी स्क्रीन के पीछे एक तरह से एडिक्शन जैसा हो जाता है। बच्चे को वही कोकोमेलन की म्यूज़िक अच्छी लगती है, कोकोमेलन ही देखता रहता है। और एक तो बच्चा मेरे पास ऐसा है जो यूट्यूब में फ़ोन के अंदर यूट्यूब खोल के उसमें से कोकोमेलन की वीडियो निकाल लेता है। उसको इतना दिमाग हो गया है कि ही कैन सर्च एंड फाइंड आउट कोकोमेलन इन यूट्यूब फ्रॉम द फोन। उसको खाली फ़ोन पकड़ाओ, वो अनलॉक करके यूट्यूब का आइकन क्लिक करके उसमें से कोकोमेलन की वीडियो निकालेगा, बाकी और कोई वीडियो वो नहीं देखेगा। तो ये कोकोमेलन भी एक वर्चुअल ऑटिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कोकोमेलन की म्यूजिक अच्छी लगती है, सब लोग बच्चे को दिखाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि गलती की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो वर्चुअल ऑटिज्म इज़ नॉट अ डिजीज इटसेल्फ, इट्स अ बिहेवियरल, हमारे इन्वायरमेंट में जो गलती हो गई उसकी वजह से ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्पीच डिले होना, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन कम होना, आई कांटेक्ट कम होना, और बच्चा वो स्क्रीन से एकदम एडिक्टेड हो जाता है, उसी के अंदर घुस जाता है, उसको बस वही अच्छा लगता है। और उसके हाथ से अगर फ़ोन छीन लोगे तो बच्चा एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, खाना भी नहीं खाएगा बिना स्क्रीन के। ये प्रॉब्लम होती है, इसको वर्चुअल ऑटिज्म नाम दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी गलती अभी हो गई है और कई बार लोग मजबूर होकर भी फ़ोन देते हैं और इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डॉक्टर, ये तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन थी जो आपने हमारे साथ शेयर की। अब मैं एज अ मदर आपसे कुछ ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरा 10 महीने का जो बेबी है, अगर मैं चाहूँगी एज अ पेरेंट कि उसको कभी ये स्पीच डिले की प्रॉब्लम ना आए, तो एज अ पेरेंट आप क्या मुझे एडवाइस करेंगे, क्या मुझे करना चाहिए? और अगर क्या ऑटिज्म भी प्रिवेंटिव हो सकता है, क्या उसको रोक सकते हैं, मतलब उसके बारे में भी आप हमें बताइए थोड़ा। तो देखिए, स्पीच डिले को तो हम बहुत आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं जी। सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि कभी भी आप गलती से भी स्क्रीन मत देना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि देखो, स्क्रीन तो हमारे आसपास अब नेसेसिटी बन गई है। जैसे आप फ़ोन से खाना ऑर्डर करते हो, फ़ोन से अपना ऑफिस के काम करते हो, फ़ोन से बैंकिंग करते हो, हर चीज़ फ़ोन से करते हो जी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चा जहाँ है वहाँ फ़ोन ना रहे, बट बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं देना है। बच्चे को पता नहीं होना चाहिए कि फ़ोन में से म्यूज़िक वीडियो हम देख सकते हैं। फ़ोन उसके पास जैसे टेबल चेयर पड़ी हुई है, उस तरह से फ़ोन भी अगर उसके आसपास है, क्योंकि आप हाथ में लेके फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बच्चे को उसमें दिखाना नहीं है कि ये फ़ोन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब बच्चे को नहीं कराना है। तो फ़ोन उसको एक नॉन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए। उसमें से बच्चे को फ़ोन में मज़ा नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वो बच्चा फ़ोन में एडिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज़। इस चीज़ को कोई तोड़ के नहीं समझाता है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं फ़ोन मत देना, फ़ोन मत दिखाना, बट इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं जाना चाहिए, बच्चे को फ़ोन में इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास हज़ारों चीज़ें पड़ी हुई है, बट हमको अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। तो बच्चे को फ़ोन में इंटरेस्ट नहीं आनी चाहिए, पहली चीज़। एक डॉक्टर, इस पे दिक्कत क्या होती है, जो हम लोग हैं जो हम अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, हम अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो वीडियो कॉलिंग का कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो हमेशा फ़ोन के थ्रू उनको कराना पड़ता है। तो वो कैसे ही अवॉइड करें हम तो फिर सिचुएशन को? देखो, हाँ, यही बात है कि जैसे हम नो स्क्रीन टाइम बोलते हैं, उसमें भी जो स्क्रीन टाइम की गाइडलाइंस है ना, उसमें वीडियो कॉल के लिए थोड़ा सा आपको छूट मिली हुई है। अच्छा। तो थोड़ी देर के लिए आप अगर वीक में एक बार वीडियो कॉल कर रहे हो तो टू सम एक्सटेंट दैट देयर इज गाइडलाइन कि वीडियो कॉल अलाउ कर सकते हैं, बट यही जैसे मैंने बताया कि इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। अब उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं जब चाहूँ इसमें से वीडियो कॉल करना शुरू कर सकता हूँ, नहीं। इट शुड बी लाइक एन ऑब्जेक्ट विच इज़ देयर, समटाइम्स इट कम्स इन टू देयर लाइफ, बट इट इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पज फॉर देम। इट शुड बी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है घर पे। अच्छा। ठीक है ना? तो स्क्रीन के साथ ये हमारा बच्चे का रिलेशनशिप होना चाहिए। स्क्रीन बच्चे के हाथ में नहीं जानी चाहिए, स्क्रीन के साथ बच्चा इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, 0 स्क्रीन टाइम का मतलब ये होता है। दूसरी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू इन्जॉय द टाइम विद चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। तो जैसे शुरू से ही हम बच्चे को बोलते हैं कि लोरी सुनाओ, जैसे आप टमी टाइम दे रहे हो या बाथिंग कर रहे हो, बच्चे की मसाज कर रहे हो, इस टाइम से ही आप बच्चे से बात करो। मेरा बच्चा सोना है, चांदी है, जो भी हम लोग पहले की कहानियाँ बनाते थे ना, बच्चा मेरा कृष्ण कन्हैया है, जो भी है, तो व्हाट एवर यू टेल योर बेबी, तो वो बच्चा सुनता है, आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, आपकी लिप मूवमेंट्स को देखता है, आपकी तरफ देखता है, तो वहाँ बॉन्डिंग भी होती है। बॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि आपको वो कुछ समय बाद नकल करना शुरू करेगा। जब 9 मंथ्स का होगा तो वही बच्चा जो आप बोलोगे उसको रिपीट करेगा, और फिर 1 ईयर तक होते होते उसको उसका मीनिंग समझ में आ जाए। 9 मंथ में बच्चा वॉइस कॉपी करता है, 1 ईयर में उसको मीनिंग समझ के वो बोलना अपना यूज़ करना शुरू करता है। मम्मी आओ नहीं बोलेगा, बट मम्मी पापा आपको बुलाएगा, जो आपको पहचान के बुलाना शुरू करेगा। इसके अलावा भी बच्चों की जो स्पीच को प्रमोट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, पिक्चर बुक का यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर बुक क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बड़े बड़े आकार में बने रहते हैं, और उससे आप उसको आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हो कि ये कुत्ता है, बिल्ली है, ये दादा दादी है, ये लाइट है, फैन है, इस तरह से।
और फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं, थोड़ा और बड़ा बच्चा होगा फ्लैश कार्ड्स लाओ, आप उसको वो पिक्चर दिखाओ और पूछो ये क्या है बेटा, तो वो बताएगा। करेक्ट। ठीक है। इसके अलावा आप बच्चे के साथ खेलोगे, बॉल फेंकोगे, तो देखो बॉल फेंका तो वो बोलेगा बॉल फेंका, इसको बोलोगे पानी पियो तो पानी पिएगा। तो खाना खिलाते वक्त भी आप बच्चे से बातें करते रहो, उसको बताते रहो कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसी है वैसी। जितना आप बच्चे से बात करोगे ऑटोमेटिक नेचुरली बच्चा सीखते जाएगा, बोलते जाएगा, ये चीज़ें नेचुरल भी आती है अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहो कि जो भी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसमें हम बच्चे से बातें करते रहे, तो बच्चा सीखेगा। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे पता है कि आज का एपिसोड देख के बहुत सारी मदर्स बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगी। कभी कभी तो ये स्क्रीन देना, टीवी या फिर फ़ोन जो भी हो, वो मजबूरी ही रहती है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल को लेके, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में पर्टिकुलरली। बट आई थिंक पेरेंट्स को ये जानना चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा उनकी लाइफ ऑल्टर हो सकती है इस चीज़ को लेके अगर वो स्क्रीन को लेके इग्नोरेंस दिखाएं। तो व्यूअर्स, ये एपिसोड डेफिनेटली आप अपनी मदर्स, पेरेंट्स, दादा दादी, केयर गिवर्स सबके साथ शेयर करिए, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्यार आउट ऑफ लव ही सही कोई स्क्रीन दे देते हैं कि बच्चे को सहलाएंगे, उनको कंसोल करेंगे, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं वो बच्चे की पूरी ज़िंदगी ऑल्टर कर सकते हैं। तो आज से ही हम ऑलमोस्ट एक शपथ लेते हैं कि हम हम थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के ज़्यादा बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, सो दैट उसकी सारी ज़िंदगी आसान हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बेबी हेल्प पॉडकास्ट बाय डॉक्टर संदीप। थैंक यू सो मच।